बचपन से जब हम भारत की आज़ादी के बारे में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि भारत को आज़ादी केवल गांधी जी और कांग्रेस की वजह से ही मिली है। लेकिन इससे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी ने अपना आखिरी आंदोलन 1942 में शुरू किया था और जो कि 1944 में जाकर खत्म हो जाता है। लेकिन भारत को आज़ादी इससे 3 साल बाद 1947 में मिली, जबकि 1944 से लेकर 1947 तक गांधी जी ने और कांग्रेस ने आज़ादी के लिए कोई आंदोलन शुरू ही नहीं किया और गांधी जी की पॉपुलैरिटी भी 1930 से लगातार घटती जा रही थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी इस वक्त तक अंग्रेज जीत चुके थे, फिर भी अंग्रेज भारत को क्यों छोड़ के गए। आज़ादी के बाद 1955 में बीबीसी के एक इंटरव्यू में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मिस्टर एटली अचानक भारत को आज़ादी देने के लिए कैसे सहमत हो गए। एटली भारत की आज़ादी के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और जब इनसे भारत को आज़ादी देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलनों का ब्रिटिश पर मिनिमल इफेक्ट है, यानी कि नेक्स्ट टू जीरो। तो फिर किसका इम्पैक्ट था जिस कारण अंग्रेज भारत को छोड़कर गए? सुभाष चंद्र बोस। जिस वक्त कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी आज़ादी की मांग कर रही थी, हिंसा से नहीं, हिंसा से वो लोग भड़क उठेंगे, हमारे निश्चय से ही उनकी आंखें खुलेंगी। उसी वक्त सुभाष चंद्र बोस को यह पता लग गया था कि आज़ादी हमें मांगने से नहीं मिलेगी बल्कि ये हमें ब्रिटिशर्स के हाथों से छीननी पड़ेगी और आज़ादी की कीमत है शहादत। इसके लिए बोस जी इंडिया से बाहर जाकर अदर कंट्रीज की हेल्प से एक आर्मी बिल्ड करने की सोचते हैं कि भारत को आज़ादी दिलाने वाली सेना का मेरा सपना अब साकार हो चुका है, ताकि ब्रिटिशर्स को हराकर इंडियन फ्रीडम हासिल की जा सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि गांधी जी भी सुभाष चंद्र बोस की इस थिंकिंग के अगेंस्ट थे और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा देकर बाहर हो चुके थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सुभाष चंद्र बोस को जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर कैसे सुभाष चंद्र बोस जी एक आजाद हिंद फौज बनाते हैं और बर्मा से इंडिया में घुसकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीतने वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1920 में सुभाष चंद्र बोस जी लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं और ना सिर्फ इस एग्जाम को क्लियर करते हैं बल्कि इस एग्जाम में 4th रैंक हासिल करते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को अंग्रेजों के साथ काम नहीं करना था बल्कि अंग्रेजों के अगेंस्ट इंडियन फ्रीडम की लड़ाई लड़नी थी। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी अगले साल इंडियन सिविल सर्विसेज से रिजाइन देकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। इनके ऐसा करने से इन्हें भारतीयों में काफी पॉपुलैरिटी मिल जाती है क्योंकि उस वक्त इंडियन सिविल सर्विसेज को इस तरह तैयार किया जाता था ताकि किसी भी इंडियंस के लिए इस एग्जाम को क्लियर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता था। लेकिन फिर भी अगर कोई इस एग्जाम को क्लियर कर लेता तो उसे इंडियंस में काफी पॉपुलैरिटी मिलती थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने ना सिर्फ इस एग्जाम को क्लियर किया बल्कि इसकी जॉब से रिजाइन देकर आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। इसी कारण 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं और यहीं से सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी के बीच डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। इसलिए त्रिपुरी सेशन में फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए इलेक्शन कराए जाते हैं और इस बार गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर देते हैं। लेकिन फिर से सुभाष चंद्र बोस जी इस इलेक्शन को जीत जाते हैं। लेकिन इस बात से गांधी जी बहुत नाराज होते हैं और वह सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम करने से मना कर देते हैं। तो हमें अपने अपने अलग रास्तों पर चलना होगा। और गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी से कहते हैं कि वह अपने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से रिजाइन दे दें। दरअसल गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी की थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट थी। मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूँ सुभाष। बोस जी का मानना था कि इस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोहा गर्म है और हमें हथौड़ा मार देना चाहिए। लेकिन गांधी जी बिल्कुल अलग। गलत है, दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। जिस कारण बोस जी को यह समझ आ गया था कि गांधी जी के साथ काम करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए 1398 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन देकर कांग्रेस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन नेताजी कांग्रेस से बाहर हुए थे, आजादी की लड़ाई से नहीं। यह कांग्रेस से बाहर रहकर ही 1940 में एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं और अंग्रेजों के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी भी इंडियन रिसोर्स को यूज करने का विरोध करते हैं और इनकी इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज इनको अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन यह सुभाष चंद्र बोस है, ये जेल में भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं जिससे अंग्रेजों को सुभाष चंद्र बोस जी को जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट में रखना पड़ता है। और यहाँ से शुरू होता है सुभाष चंद्र बोस जी का एक सॉलिड प्लान। अब वक्त आ गया है, हमें अपना खून बहाकर गुलामी की जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी।
बोस जी ये प्लान बनाते हैं कि ये काबुल जाकर रशिया में जाएंगे, जिसे उस वक्त यूएसएसआर कहा जाता था, और रशिया की हेल्प से आजाद हिंद फौज को क्रिएट करेंगे। लेकिन जाए कैसे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजर हर वक्त इन पर बनी हुई थी। इसलिए यह पूरे भारत में खबर फैला देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी संन्यास लेने वाले हैं, और इसीलिए पहले 15 दिनों तक ये एक कमरे में बंद रहेंगे और मौन व्रत धारण करेंगे। और क्या है कि जो भी गांधी बाबा से उलझेगा उसके पास और क्या बचेगा करने को शिवाय सन्यासी होने के। और इसी मौके का फायदा उठाकर ये पठान का भेष रख के अंग्रेजों को पागल बनाकर इंडिया से बाहर चले जाते हैं। लेकिन 1941 में रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर को ज्वाइन कर लेता है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ एलाइड पावर्स थी और एक तरफ एक्सिस पावर। एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान, जबकि एलाइड पावर में ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर थे। यानी कि अब रशिया ब्रिटेन के साथ हो गया था। इसलिए अब सुभाष चंद्र बोस जी ऑरलैंडो मजोटा के भेष में जर्मनी जाते हैं, क्योंकि जर्मनी अभी ब्रिटेन के अगेंस्ट फाइट कर रहा था वॉर में। और जर्मनी में जाकर सुभाष चंद्र बोस जी एक फौज बनाते हैं और इसे नाम देते हैं आजाद हिंद फौज। ये फौज बनाई किन से जाती है? प्रिजनर्स ऑफ वॉर से, जो कि इंडियंस ही थे। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और इटली जिस एरिया में ब्रिटेन को हरा देता था, वहां के सोल्जर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और ब्रिटेन की तरफ से कुछ इंडियंस भी फाइट कर रहे थे। इसलिए जर्मनी और इटली के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उसमें इंडियंस भी थे, और इन्हीं इंडियंस से सुभाष चंद्र बोस जी एक आर्मी बिल्ड कर लेते हैं जर्मनी में। अब क्योंकि ये पहले से ही सोल्जर्स थे, इसलिए इन्हें कैसे फाइट करनी होती है और कैसे वॉर लड़ी जाती है वो सब इनको पहले से आता था। इसलिए अब इसके बाद 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी की मीटिंग हिटलर से होती है, और हिटलर से इस मीटिंग के बाद सुभाष चंद्र बोस जी को जर्मनी पर डाउट होने लगता है, क्योंकि हिटलर जर्मनी से आजाद हिंद फौज को इंडिया में ले जाने के लिए मना कर देते हैं और सजेशन देते हैं कि इंडिया को, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी को जापान से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि जापान इंडिया के काफी करीब है। अब इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी के लिए हिटलर सी रूट से सुभाष चंद्र बोस जी को जापान पहुंचा देते हैं, और फरवरी 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी जापान और जापान से सिंगापुर पहुंच जाते हैं। और सिंगापुर में यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी को पहले से ही एक फौज तैयार मिलती है। कैसे? दरअसल आजाद हिंद फौज को बनाने का सबसे पहला आइडिया कैप्टन मोहन सिंह का था, जो कि ब्रिटिश इंडिया आर्मी के ऑफिसर थे। जब ब्रिटेन की आर्मी मलाया में जापान से लड़ रही थी, तो जापान से हार जाने के बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट आर्मी को पीछे लौटने के लिए कहती है। तब कैप्टन मोहन सिंह ने सोचा कि यहाँ से पीछे भागने की बजाय क्यों ना हम जापानीज के साथ मिलकर ही इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करें। इसलिए कैप्टन मोहन सिंह एक आर्मी बिल्ड करते हैं इन्हीं प्रिजनर्स ऑफ वॉर से, और जापान भी इनकी इस बात से सहमत हो जाता है, क्योंकि जापान की तरफ से ही वॉर में लड़ने वाले थे और जापान भी ब्रिटेन के अगेंस्ट ही फाइट कर रहा था। लेकिन फिर बाद में मोहन सिंह और जापानीज के बीच अनबन शुरू हो जाती है। दरअसल कैप्टन मोहन सिंह एक बड़ी इंडियन नेशनल आर्मी बनाना चाहते थे, जिससे वह अंग्रेजों को हरा पाए, लेकिन जापानीज केवल 2000 लोगों की एक टोकन फोर्स ही बनाना चाहते थे। इसलिए कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जापानीज की बात ना मानने के लिए जापानीज इनको गिरफ्तार कर लेती है। फिर इसके बाद रास बिहारी बोस थे, जो कि इस इंडियन नेशनल आर्मी को संभाल रहे थे। लेकिन अब सुभाष चंद्र बोस जी के आ जाने के कारण रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस जी को इसकी कमान दे देते हैं, और 25 अगस्त 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी इस आर्मी के सुप्रीम कमांडर बन जाते हैं और मलाया में एक पॉपुलर नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी की इतनी पॉपुलैरिटी थी कि इस फौज में POWs के अलावा साउथ ईस्ट एशिया के लोकल इंडियंस भी आने लगते हैं, और पहली बार बोस जी इंडियन नेशनल आर्मी में वुमेन को भी शामिल करते हैं और रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से वुमेन रेजिमेंट बनाते हैं। और जनवरी 1944 में INA का हेडक्वार्टर रंगून यानी बर्मा में शिफ्ट करके चलो दिल्ली का नारा देते हैं। लेकिन अब अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध को शुरू करने से पहले सुभाष चंद्र बोस जी आजाद हिंद रेडियो पर गांधी जी का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें पहली बार फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। और अब आजाद हिंद फौज बर्मा बॉर्डर को क्रॉस करके भारतीय जमीन पर पैर रख देती है और मणिपुर के मोइरंग में अपना तिरंगा फहरा देती है, और यहाँ पर जोरों से जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने की कगार पर पहुंच जाता है, जिससे कि आजाद हिंद फौज को मिलने वाली फूड और फंडिंग सब रुक जाती है, जिस वजह से एलाइड पावर मणिपुर के इस एरिया को फिर से अपने कंट्रोल में ले लेती है और आजाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा पीछे लौटने का ऑर्डर दिया जाता है। और फिर 15 अगस्त 1945 को जापान एलाइड पावर के अगेंस्ट सरेंडर कर देता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। अब इस कंडीशन में सुभाष चंद्र बोस जी के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो जापान की तरह अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दे, या फिर दूसरा ऑप्शन कि वह अपनी लड़ाई को जारी रखें। आपके अकॉर्डिंग सुभाष चंद्र बोस जी इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करते? पर सबसे कह देना, जंग अभी जारी है।
बोस जी कहते हैं कि अगर जापान ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारी ये लड़ाई रुक जाएगी, हमारी ये लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। अब क्योंकि अलाइड पावर जापान को हरा चुके थे, इसलिए जापान में सुभाष चंद्र बोस जी की जान को काफी खतरा था। इसलिए अब सुभाष चंद्र बोस जी जापान से किसी सेफ जगह के लिए एक फ्लाइट से निकलते हैं। लेकिन 18 अगस्त 1945 में एक एयर क्रैश में सुभाष चंद्र बोस जी की एक मिस्टीरियस डेथ हो जाती है और इस न्यूज से पूरा देश एकदम स्तंभ रह जाता है। लेकिन नेताजी की डेथ की ये न्यूज पूरे देश में इतनी तेजी से और इतने गुस्से के साथ फैल जाती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले भारतीय भी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में खड़े हो जाते हैं और अंग्रेजों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इंडियन नेवी के ऑफिसर्स भी अंग्रेजों के खिलाफ विरोध शुरू कर देते हैं। आजाद हिंद फौज भी अंग्रेजों के खिलाफ काफी आक्रोश से विरोध करती है, जिससे आजाद हिंद फौज के जवानों का गुस्सा और इंडियन नेवी का विरोध, इन दोनों की आग इतनी तेज फैल जाती है कि अंग्रेजों को भारतीयों के सामने अब घुटने टेकने पड़ते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पर राज किसके बलबूते पे किया? भारतीयों के बलबूते पे। क्योंकि इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में सब जगह भारतीय ही थे जो कि अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। अब ये भारतीय भी सुभाष चंद्र बोस जी से इतने इम्प्रेस थे कि अब ये भी विरोध शुरू कर देते हैं। भारत की आजादी में ऐसे कई हीरो हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया इस भारत माता के लिए, फिर भी आज हिस्ट्री की बुक्स में इतना कुछ उनके बारे में नहीं मिलता है। चलिए आज हम इन सभी लोगों की कुर्बानी को याद करें। इसे कमेंट में एक बार जय हिंद और भारत माता की जय जरूर लिखें।